नमस्कार दोस्तों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो विश्व का भूगोल है। एनसीईआरटी के माध्यम से हिंदी माध्यम से होगा और पॉलिटी का एक चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो आज हम लोग भूगोल का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जो फर्स्ट चैप्टर होगा और कुछ चेंजिंग हुआ है इसमें, जो कि जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसका हर एक ऑब्जेक्टिव भी निकाल कर हम आप लोगों के सामने रखेंगे। और भूगोल का ये जो फर्स्ट चैप्टर है इसमें से जितने भी ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकलने वाला है उस सभी निकाल कर आप लोगों के सामने हम रख रहे हैं। और थोड़ा सा मेहनत लग रहा है इसमें, लेकिन आप लोग भी मेहनत कीजिए थोड़ा सा। तो स्टार्ट करते हैं भूगोल का पहला चैप्टर, जो भूगोल एक विषय के रूप में देखते हैं हम कैसे किस प्रकार से देखते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, भूगोल का समान अर्थ, भूगोल आखिर है क्या? भूगोल का समान अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है, यानी कि भूगोल में पूरे पृथ्वी का वर्णन होता है, जिसको भूगोल कहते हैं। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थनीज ने, एक ग्रीक विद्वान थे, जो उन्होंने किया था। उनका जन्म 276 BC में हुआ था और मृत्यु 194 ईस्वी में हुआ था, ईसा पूर्व। भूगोल जो है यह ग्रीक भाषा के दो मूल शब्द जियो तथा ग्रोफोस से मिलकर बना है, यानी कि जियो और ग्रोफोस दोनों का वर्णन करेंगे तो भूगोल शब्द बनेगा, जिससे मिलकर दो शब्दों से मिलकर बना है भूगोल, जियो और ग्रोफोस। दोनों एक साथ रखने पर इसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। आगे देखिए क्या है। आगे देखिए, भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द ज्योग्राफिका का प्रयोग हुआ है, जिसका शाब्दिक परिभाषा होती है पृथ्वी तथा इसके ऊपर जो भी है उसके बारे में लिखना या वर्णन करना। यानी ज्योग्राफी का मतलब ही होता है पृथ्वी के बारे में अध्ययन। आगे क्या है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ हुआ। जर्मन भूगोलवेदा एम.बी. हमबोल्ट, नोट करते चलिएगा, एम.बी. हमबोल्ट तथा कार्ल रिटर ने इसमें पथ प्रदर्शक के रूप में अपना कार्य किया था। यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में अध्ययन जब प्रारंभ हुआ तो एम.बी. हमबोल्ट एक वैज्ञानिक था, जो विद्वान के रूप में भी उसको जाना जाता है, तथा कार्ल रिटर ने इसमें पथ प्रदर्शक यानी कि मार्गदर्शक के रूप में काम किया था। आगे देखिए क्या है इसमें। भूगोल प्रकृति तथा मानव की समग्र इकाई के रूप में अंतर प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। यानी भूगोल जो है प्राकृतिक तथा मानव की समग्र इकाई के रूप में जो अंतर प्रक्रिया है, जो पृथ्वी के अंदर जो काम किया था उसके अध्ययन के लिए भूगोल को बनाया गया है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। यानी कि मानव जिस प्रकार से प्रकृति से संबंधित है, वो जो भी काम करता है वो अपना एक छाप छोड़ देता है पृथ्वी के ऊपर। अब आगे है, प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है। यानी कि प्राकृतिक रूप से ही हमें जो भी चीज़ें मिलता है, जैसे आवास हो गया, वस्त्र हो गया तथा व्यवसाय हो गया, ये जो भी चीज़ें हैं प्राकृतिक रूप से हमें ये सब मिलती है, जिसको हम लोग मानव जो आर्टिफिशियल तरीक़ा से उसका उपयोग करते हैं। हम लोग जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं उसे आर्टिफिशियल के रूप में प्रयोग करना ही प्रकृति का कार्य है। प्राकृतिक जो भी चीज़ें देती है उसे हम लोग आर्टिफिशियल के रूप में तैयार करके देखते हैं या उसको अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं। आगे देखिए क्या है, मानव ने अनुकूलन अथवा अपरिवर्तन के माध्यम से प्रकृति से समझौता किया है। आगे देखिए, भूगोल की परिभाषा क्या होती है। और इसमें बहुत सारे विद्वान हैं, अपने अपने अनुसार जो भी विद्वान हैं अपने अपने अनुसार भूगोल की परिभाषा बताते हैं। तो पहला है कार्ल रिचर्ड हार्टसोन के अनुसार भूगोल की परिभाषा है, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। अल्फ्रेड हेटनर के अनुसार भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन करती है। ये हो गया दो वैज्ञानिक कार्ल रिचर्ड हार्टसोन तथा अल्फ्रेड हेटनर के
अनुसार भूगोल की 2 परिभाषाएं हो गई। आगे देखिए क्या है। आगे है मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल, यानी कि मानव पर्यावरण से किस प्रकार मानव पर्यावरण जो है भूगोल से किस प्रकार संबंधित है, इसको आगे हम लोग देखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे ये जो मानव पर्यावरण संबंध के रूप में भूगोल, यानी कि मानव पर्यावरण भूगोल से कैसा संबंध है। देखिए आगे इसमें क्या है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध के रूप में विकसित हुआ। इसे लेकर 2 पृथक विचारधारा थी जो इस प्रकार है, मतलब कि जो भूगोल से मानव पर्यावरण किस प्रकार से पारस्परिक संबंध रखता है, इसके लिए 2 विचारधाराएं हैं। देखते हैं कौन कौन है। एक है संभावनावाद और दूसरा है नियतिवाद। संभावनावाद क्या है, देखिए इसके अनुसार मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ होते हैं। इस विचारधारा के समर्थक वाइडल डी ला ब्लास तथा एस फैवरे थे। दूसरा है नियतिवाद, यानी कि इसके अनुसार मानव के सभी कार्य पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। इस विचारधारा के समर्थक रेटजेल तथा ई हंटिंगटन थे। आगे देखिए क्या है। आगे है मानव पर्यावरण संबंध से संबंधित अन्य अवधारणा, यानी कि मानव का जो पर्यावरण है उससे कौन कौन से चीज़ किस प्रकार से प्राकृतिक और मानव निर्मित किस प्रकार से संबंधित है, उस अवधारणा को हम लोग देखेंगे। देखते हैं आगे क्या है। मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण के संबंध में प्रस्तुत अवधारणाएं निम्न है। एक में क्या है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। इसका अर्थ होता है कि मानव जो है, मानव आरंभिक अवस्था में प्रकृति की शक्तियों से अत्यधिक प्रभावित हुआ था तथा उसने स्वयं को प्रकृति के आदेशों के अनुसार समयोजित कर लिया। इस अनोन्य क्रिया को ही पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। दूसरा है संभववाद। संभववाद क्या है, देखिए मानव ने समय के अनुसार पर्यावरण तथा प्राकृतिक बलों को समझा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण का विकास किया। इसे संभववाद नाम दिया गया। यानी कि प्राकृतिक बल को समझना और सामाजिक और उसके अनुसार सामाजिक और उसका सांस्कृतिक जो वातावरण है उसका विकास करना ही संभववाद कहलाता है, और उसी ने मानव संभववाद का नाम दिया। उसके बाद है देखिए नव निश्चयवाद। इसका अर्थ होता है एक भूगोल वेदा ग्रिफिथ टेलर ने पर्यावरणीय निश्चयवाद तथा संभववाद के बीच मध्य मार्ग की एक नवीन संकल्पना को प्रस्तुत किया, जिसे नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद कहा गया। आगे देखिए इसका एक और अवधारणा है। यह संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के मध्य अपरिहार्य चयन द्वैतवाद को निष्फल करता है। भूगोल की शाखा के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जल्दी पढ़ा रहे ताकि वीडियो लंबा ना हो, और मैं चाहता हूं कि एक ही वीडियो में पार्ट 1 में ही भूगोल का चैप्टर 1 समाप्त किया जाए। तो आगे देखिए क्या है। भूगोल की शाखाएं जो है मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। एक क्रमबद्ध उपागम और दूसरा है प्रादेशिक उपागम, जो आगे पढ़ेंगे प्रादेशिक उपागम के बारे में। प्रादेशिक उपागम है और दूसरा क्रमबद्ध उपागम है, जिसके बारे में अभी पढ़ेंगे। देखिए क्या है। क्रमबद्ध उपागम वही होता है जो सामान्य भूगोल को कहा जाता है। जो सामान्य भूगोल हम लोग पढ़ते हैं उसे क्रमबद्ध उपागम कहते हैं। इसके बारे में भूगोल वेदा अलेक्जेंडर वान हमलोड द्वारा परिवर्तित किया गया था। यह जर्मन भूगोल वेदा अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया क्रमबद्ध उपागम को।
इसके इसमें एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं निम्नलिखित है, जो आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, भूगोल की शाखाएं जो है क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, एक है भौतिक, दूसरा है सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, विधि और तकनीक तीसरा है, और मानव चौथा है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, भौतिक जो भूगोल है वो मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। एक में है जलवायु विज्ञान, दूसरा जल विज्ञान, तीसरा भू आकृति विज्ञान, चौथा है मृदा भूगोल। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आखिर जलवायु विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, जल विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, और सबका ऑब्जेक्टिव हम देंगे आपको। भू आकृति विज्ञान के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं, और मृदा भूगोल के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ते हैं। और उसके बाद में है सिद्धांत एवं दर्शन शास्त्र भी 2 प्रकार का होता है, एक भौगोलिक चिंतन और दूसरा मानव परिस्थितिकी। भू एवं मानव पारस्परिक क्रिया जिसे कहते हैं, मानव परिस्थितिकी को। और विधि एवं तकनीक भी 4 प्रकार का होता है, मानचित्र कला, मात्रात्मक तकनीक, क्षेत्रीय सर्वेक्षण, भू सूचना। इसको लिखते चलिएगा। अब देखिए, जो मानव है, मानव भूगोल, वो भी 4 भागों में बांटा गया है। एक है सामाजिक सांस्कृतिक, दूसरा ऐतिहासिक, तीसरा जनसंख्या और बस्ती, चौथा है राजनीतिक, और 5वां है आर्थिक। अब देखिए, अब जो जनसंख्या बस्ती है, वो भी 2 प्रकार, दो शाखा में बटा हुआ है, एक ग्रामीण और दूसरा नगरीय। और जो ग्रामीण नगरीय जो है, ग्रामीण और नगरीय है, जनसंख्या और बस्ती का प्रकार है। और उसके बाद में आइए जो आर्थिक है, आर्थिक भूगोल भी 5 भागों में बांटा गया है। एक कृषि, और दूसरा औद्योगिक, तीसरा पर्यटन, चौथा पर्यावरण परिवहन, 5वां अवसंरचना, और छठा है सेवाएं। 6 प्रकार में है। आगे देखिए, अब बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे कि हाँ कौन से भूगोल में किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में पहला टॉपिक आएगा भू आकृति विज्ञान। यह भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। जलवायु विज्ञान में क्या पढ़ते हैं, देखिए, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, मौसम तथा जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। आगे है जल विज्ञान। यह धरातल के जल परिमंडल, जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशयों सम्मिलित, तथा उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन करता है। आगे है मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम लोग मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया, मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए क्या है, मानव भूगोल में आइए। मानव भूगोल में सबसे पहला टॉपिक है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल। इसके अंतर्गत में हम लोग समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है जनसंख्या अधिवास भूगोल। इसके अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करते हैं। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापना तथा तत्व सेवाओं का अध्ययन करते हैं। आगे देखिए, ऐतिहासिक भूगोल है। इसमें है
यह उन ऐतिहासिक क्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती है तथा प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का दिया जाता है। अब आगे देखिए क्या है। राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। कौन? राजनीतिक भूगोल। एवं सीमाओं के निकटतम पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैन्यासिक संबंध, निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। आगे देखिए, आगे है जीव भूगोल। देखिए जीव भूगोल में होता है क्या है, भौतिक भूगोल में मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं सम्मिलित है। आगे हम लोग एक एक शाखा के बारे में पढ़ेंगे, किस शाखा में कौन से जीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला है जीव भूगोल, जू जियोग्राफी। इसमें पशु एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए वनस्पति भूगोल है। आगे वनस्पति भूगोल है। यह प्राकृतिक वनस्पति का उनके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिक विज्ञान है आगे। इसमें प्रजातियों के विकास स्थिति का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। आगे है पर्यावरण भूगोल। संपूर्ण विश्व में पर्यावरण प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण, संरक्षण की चिंता आदि का अनुभव किया गया, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। कौन? पर्यावरण भूगोल। अब देखिए एक तो पढ़ लिए हम लोग क्रमबद्ध उपागम के आधार पर जो भी शाखाएं है भूगोल की, उसके बारे में हम लोग देख लिए क्या क्या है। अब आइए प्रादेशिक उपागम। प्रादेशिक उपागम क्या है देख रहे हैं, देखिए आगे। प्रादेशिक उपागम का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर, जिसका जन्म 1779 में हुआ था और मृत्यु 1859 में हुआ था, इसके द्वारा किया गया। इसमें विश्व को विभिन्न पदानुक्रमिक स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है और फिर एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि प्रादेशिक उपागम यही है। आगे देखिए प्रादेशिक उपागम की शाखाएं। प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं निम्न हैं, जो आगे देखेंगे। भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपागम के आधार पर 4 प्रकार की होती है। एक में है भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक अध्ययन, क्षेत्रीय अध्ययन। दूसरा है प्रादेशिक विकास। तीसरा है प्रादेशिक विश्लेषण। चौथा है प्रादेशिक योजना। अब देखिए भूगोल की जो शाखाएं हैं प्रादेशिक अध्ययन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। एक स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, और दूसरा है मध्य प्रादेशिक अध्ययन, और तीसरा है सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन। अब देखिए प्रादेशिक योजना भी 2 प्रकार के दो शाखाओं में विभक्त है। एक देश ग्रामीण योजना, दूसरा है शहरी योजना। अब इसके बारे में बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे आखिर ये क्या है। भौतिक भूगोल एवं उसका महत्व। इसमें पहला टॉपिक आएगा हमारा भूमंडल। इस भूमंडल में इसमें भू आकृतियाँ, प्रवाह, उच्चावच इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। वायुमंडल उसके बाद टॉपिक है। इसमें उसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायु दाब, वायु वर्षा, जलवायु इत्यादि प्रकार का अध्ययन वायुमंडल भूगोल में किया जाता है। आगे देखिए क्या है। आगे है
जैव मंडल। इसमें जीव के स्वरूप, मानव तथा बृहद जीव एवं उनके पोषण प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, पारिस्थितिकीय प्राचल एवं पारिस्थितिक संतुलन का अध्ययन किया जाता है जैव मंडल में। आगे देखिए, जो भी ऊपर हम लोग तत्व देखें, जैसे मिट्टी हो गया, मृदा हो गया, भू आकृतियाँ हो गया, जलवायु हो गया, तापमान, वर्षा हो गया, उसके बारे में हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हमारा मिट्टी। ये मृदा निर्माण प्रक्रिया से निर्मित होती है। ये मूल चट्टान जैविक प्रक्रिया एवं काल अवधि पर निर्भर करती है। काल अवधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती है। यह मृदा पारसिकता के विकास में सहायक होती है। आगे देखिए क्या है। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है। दो प्रकार के संसाधन होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। तो मृदा क्या है, नवीकरणीय है, यानी कि इसका पुनः उपयोग किया जा सकता है और इसे फिर से बनाया जा सकता है। तो मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं, विशेषकर कृषि को प्रभावित करती है। मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणु के धारक जीवमंडल के आधार प्रदान करती है। आगे देखिए क्या है। भू आकृतियाँ, यह मानव क्रियाओं हेतु आधार प्रदान करती है। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए होता है। पठारों में वन तथा खनिज संपदा विकसित होते हैं। पर्वत चारागाहों, पर्यटक स्थलों के रूप में देखे जाते हैं तथा नदियों को जल यहीं से प्राप्त होता है। अगला टॉपिक है हमारा जलवायु। यह घरों के प्रकार, वस्त्र तथा भोजन को प्रभावित करती है। इसका वनस्पति, सस्य स्वरूप, पशुपालन इत्यादि पर अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने ऐसी तकनीकों का विकास किया है जिसे सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित किया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा तापमान तथा वर्षा। ये वनों के घनत्व एवं घास मैदानों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करता है। और तापमान एवं वर्षा के बारे में और देखिए। वर्षा भूमिगत जल धारक प्रस्तर को पुनरावेशित कर कृषि और घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। यानी कि जो भूमिगत जल धारक है, भूमिगत जल धारक से कृषि कार्य भी हो सकता है, घरेलू कार्य के लिए जल की उपलब्धता को संभव बनाती है। कौन? भूमिगत जल। आगे है समुद्र। समुद्र ये संसाधनों के भंडार है, यानी समुद्र में बहुत सारा संसाधन होता है। मछली एवं अन्य सभी समुद्री भोजन के अतिरिक्त यह खनिजों की दृष्टि से भी संपन्न है। भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड एकत्रित करने का तकनीक विकसित कर लिया है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन तथा प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हुआ है। इस प्रक्रिया में भौतिक पर्यावरण तथा मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक है। भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इस संसाधनों का उपयोग बेहतर भविष्य के लिए करता है। तो ये था चैप्टर 1 पूरा समाप्त। और चैप्टर 1 से निकलने वाले जितने ऑब्जेक्टिव हैं सबको मैंने लिख करके तैयार किया है आप लोगों के लिए, तो देखते रहिए। देखिए, भूगोल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पहले ही इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इरेटास्ने जो एक ग्रीक विद्वान था। आगे है भूगोल के लिए अंग्रेजी शब्द क्या है? ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी को हिंदी में भूगोल कहते हैं, भूगोल को अंग्रेजी में ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल का उद्देश्य धरातल की क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन करना है। किसने कहा था? रिचर्ड हार्टसन ने। लिखते चलिएगा। भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर, यहाँ पर लिखना भूल गए, क्रमबद्ध उपागम के आधार पर कितना है? 3 है। भौतिक भूगोल, मानव भूगोल और तीसरा है जीव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, उससे निकलने वाले ऑब्जेक्टिव। देखिए, भू आकृतियों, उनके क्रम विकास का अध्ययन किसमें किया जाता है? भू आकृति विज्ञान में। आगे है वायुमंडल की संरचना
मौसम, जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किसमें किया जाता है? जलवायु विज्ञान में। लिखते चलिएगा। जलमंडल, समुद्र, नदी, झील और जलाशयों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? जल विज्ञान कहते हैं। आगे देखिए, मिट्टी की निर्माण प्रक्रिया, उत्पादकता, मिट्टी का प्रकार, उपयोग का अध्ययन किसमें किया जाता है? मृदा विज्ञान में। आगे देखिए, आगे है मानव भूगोल। समाज तथा समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल में। नोट करते चलिएगा। ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, लिंग अनुपात और प्रवास का अध्ययन किसमें किया जाता है? जनसंख्या और अधिवास भूगोल में। नोट करते चलिएगा। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? आर्थिक भूगोल में। नोट करते चलिएगा इसको। उसके बाद आता है हमारा जीव भूगोल। जीव भूगोल में से निकलने वाले ऑब्जेक्टिव को मैंने लिखा है, आप सभी देखते रहिए। पशुओं और उनके निवास क्षेत्रों का अध्ययन किसमें किया जाता है? जीव भूगोल में। नोट करते चलिएगा। प्राकृतिक वनस्पति तथा उसके निवास क्षेत्र का अध्ययन किसमें किया जाता है? वनस्पति भूगोल में। प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किसमें होता है? पारिस्थितिक विज्ञान में। आगे देखिए, पर्यावरण समस्याओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? पर्यावरण भूगोल में। और प्रादेशिक उपागम के आधार पर जो भी ऑब्जेक्टिव निकलेगा उसको देखेंगे हम लोग। प्रादेशिक उपागम का विकास किसने किया था? कार्ल रिटर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। प्रादेशिक उपागम के आधार पर भूगोल की कितनी शाखाएं हैं? 4 है। प्रादेशिक अध्ययन, दूसरा प्रादेशिक विकास, तीसरा प्रादेशिक विश्लेषण, चौथा है प्रादेशिक योजना। इसको नोट करते चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, और हमारा भूगोल का चैप्टर 1 समाप्त हो चुका है, और आगे हम इतिहास का चैप्टर 1 से शुरू करेंगे। तो देखते रहिए, और थोड़ा सा अच्छा लगे तो शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।